आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए हमारी न्यूट्रिशन की सीरीज़ में पार्ट 3 पे बात करते हैं। आज जो हम पोषण में पढ़ेंगे विटामिन, वो भी कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन। इससे पहले न्यूट्रिशन के 2 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, ये अपने पास तीसरा पार्ट है। चलिए विटामिन्स क्या है। मेनली विटामिन हमारे पास जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के होते हैं। इनमें से 2 विटामिन जो हमारे पास बी और सी होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी हमारे पास विटामिन ए हो गया और विटामिन डी है, के है और ई है, ये हमारे पास वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब देखिए हमारे पास विटामिन है क्या, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ें। तो देखिए ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो ऊर्जा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा ऊर्जा के लिए, फैट पढ़ा ऊर्जा के लिए, परंतु जो ये विटामिन हमने प्रोटीन पढ़े ऊर्जा के लिए, परंतु ये विटामिन आया, ये क्या है, ऊर्जा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी या सेल के अंदर, तो उन्हें नियंत्रित करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसीलिए हमारे पास विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। अब देख सकते हैं कि विटामिन का संश्लेषण जो होता है मानव के शरीर में कोशिकाओं द्वारा सीधा नहीं होता। इसे हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है और कुछ भोजन के रूप में, कुछ धूप से क्या है, एक्टिवेट करवाना पड़ता है। जैसे विटामिन डी जैसे की बात करें, तो अब देखिए विटामिन जो होता है उसमें होता क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ये चीज़ें तो हमने किसके अंदर पढ़ी थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें तो हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी पाई जा रही थी। कार्बोहाइड्रेट्स में भी थी ये तो, फैट में भी थी ये तो, परंतु इसमें एक नाइट्रोजन और पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, एक चौथा जो एलिमेंट हमारे पास है वो क्या, नाइट्रोजन भी पाया जाता है विटामिन के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये कुछ हम क्या है, इनके बारे में पता लगाते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो केवल बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। जो विटामिन बी होता है ना, वो अकेला नहीं है, वो B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस प्रकार से वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। उसे क्या है, इन सबको मिला करके जो बी की जो श्रेणी है, फैमिली है, उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन केवल बी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, परंतु B12 के अंदर कोबाल्ट भी मौजूद है। अगर ये पूछे ना कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। आप सीधा आंसर देना। और इसके साथ साथ देखिए जो सल्फर होता है वो B1 और B7 विटामिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। B1 और B7 विटामिन में सल्फर प्रेजेंट होता है। और ये पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, तो N.I. लूनिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1881 में की। उन्होंने सिर्फ क्या है, खोज का मतलब ये कि इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। परंतु अगर देखा जाए थ्योरी किसने दी, कि विटामिन्स और इसके बारे में जो थ्योरी किसने दी, जो इसका सिद्धांत जो इसे सिद्ध किया गया है, स्पष्टीकरण करके बताया गया है, जो वो बताया है हॉकिंस और फंक ने। और तीसरा पॉइंट आता है कि विटामिन नाम किसने दिया, तो वो अकेले फंक ने दिया। तो देखिए सबसे पहले इसकी खोज एनाई ल्यूनिन ने की थी, परंतु इसकी जो थ्योरी दी थी विटामिन की, वो हॉकिंस और फंक ने दी थी। और जो नाम दिया था विटामिन, वो अकेले फंक ने दिया था। इन तीनों क्वेश्चनों को मिक्स न करें, इन तीनों को अलग अलग आप याद रखें। अब हम देखें तो मानव के शरीर में मुख्यतः 20 प्रकार के विटामिन पाए नहीं जाते, आवश्यक होते हैं। 20 प्रकार के विटामिन हमारे पास क्या है, जो क्या है, आवश्यक होते हैं, जरूरी होते, चाहिए होते। कहने का मतलब इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। उनमें से 13 क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, और 7 क्या होते हैं, अति आवश्यक नहीं होते हैं। 13 तो हमारे पास अति आवश्यक होते हैं, इन 13 के बारे में हम स्टडी करेंगे। बाकी जो 7 हमारे पास है, ये हमारे पास अति आवश्यक नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनके बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। ये देखिए हमारे पास वाटर सोल्यूबल, ये सबसे ऊपर आपको जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये विटामिन बी ग्रुप है, ठीक है। फिर विटामिन सी, ये दोनों क्या, वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल की बात की जाए तो विटामिन ए, डी, ई और के क्या है, फैट सोल्यूबल है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक विटामिन के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या, मछली के जिगर के तेल में, यानी जो क्या है, फिश लिवर होता है, उसके ऑयल जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो विटामिन ए का कच्चा माल जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसे क्या है, बी कैरोटीन कहते हैं, उसे बी कैरोटीन कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बी कैरोटीन किसे कहते हैं,
विटामिन ए के कच्चे माल को कहा जाता है। और ये जो बी कैरोटीन है ना, ये सीधे लाल और पीले रंग के फलों से प्राप्त होता है। जो क्या रेड और येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनसे ये प्राप्त होता है। जैसे कि पपाया की बात करें, हम बात करते हैं मैंगो की, टोमेटो की बात करते हैं, तो ये क्या है, इनसे प्राप्त होता है। और विटामिन ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो जिस दौरान हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने क्या लीवर पढ़ा था, तो वहाँ देखा था कि विटामिन ए लीवर में संचित होता है। और विटामिन ए आँखों के लिए पोषक प्रदान करता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आइज़ को भी। ये सेम बात है इंग्लिश वालों के लिए, सेम वही बात है जो मैंने हिंदी में दोहराई है, वही क्या है इंग्लिश में है, सेम ही चीज़ यहाँ पर। अब हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। रतौंधी, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअल में क्या होता है, जो आंखें होती है उनके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल होती है, प्रकाश ग्राही जो क्या है हमारे पास है कोशिकाएं होती है। वो उनके दो प्रकार की होती है, क्या होती है, रोड्स और कोन्स। यानी हमारे पास उन्हें वहाँ बोला जाता है सलाका और शंकु। रोड्स को सलाका और क्या है, कोन्स को शंकु बोला जाता है। तब जो रोड्स जो होती है अगर वो वीक हो जाए, आंखों में क्या है, जो छड़े ठीक तरह से, छड़े नहीं है रोड्स है, यानी सलाका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये रोड्स नहीं, छड़े हैं, छड़े नहीं, हमारे पास रोड्स हैं, रोड्स मतलब सलाका। ये अगर ठीक से विकसित नहीं होती है तो आंखों की रोशनी मंद प्रकाश में नहीं दिखाई देता है व्यक्ति को। तो ये क्या हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस है। इसके बारे में अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर आई चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या जो अपने पास नर्व सिस्टम है उसके अंदर आई चैप्टर के अंदर बताया है इसको। अब बात करें दूसरी और क्या डिजीज है, जीरोसिस है। यानी जीरोसिस से क्या है, जो कंजक्टिवा झिल्ली होती है, आंख के ऊपर एक लेयर होती है जो क्या कोर्निया को ढक के रखती, कंजक्टिवा लेयर होती है। उसमें एक्चुअल में क्या, जब डलनेस आ जाए, जब क्या उसमें सूखापन सा आ जाए, तो रेड डॉट से बन जाते हैं आईलिड्स के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास पलकें होती हैं आंखों की, आंखों की पलकों के ऊपर क्या लाल लाल बिंदु बन जाते हैं, वो क्या जीरोसिस डिजीज। इसका कारण भी क्या है, विटामिन ए की कमी ही है। अब हमारे पास एक हो गया क्रिटोमलेशिया। ये भी एक क्या है, नेत्र विकार है, यानी ये भी हमारे पास क्या है, आई में डिसऑर्डर है या एक क्या है, डिजीज है। ये भी विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आंख के ऊपर आपने जो वाइट प्रकार का जो भाग देखा है उसे क्या है, कॉर्निया कहते हैं, और उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है उसे कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसे बनाए रखने के लिए क्या है, विटामिन ए बहुत सहायक है। अगर क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो उसमें क्या है, जो कॉर्निया और कंजक्टिवा में डिसऑर्डर आ जाता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो केराटोमेलिशिया नामक डिजीज हो जाती है, जो कि इस प्रकार से बन जाएगा इसके बाद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। अब सर बी और सी के बारे में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम सबसे पहले हमने देखा था कि हम पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और बी और सी क्या है हमारे पास, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा न्यूट्रिशन का, तो उसमें बी और सी को पढ़ेंगे हम लोग पार्ट नंबर 4 में। विटामिन डी क्या है, इसका नाम है कैल्सीफेरोल, और सनसाइन विटामिन भी कहते हैं इसे, ठीक है जी। अब देखा जाए तो विटामिन डी भी एक क्या, वसा में घुलनशील विटामिन है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ बता देता हूँ, अगर ये बोला जाए कि कौन से विटामिन को हार्मोन या प्रो हार्मोन कहा जाता है, तो ध्यान रखिए विटामिन डी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जो प्रॉपर साइंस का पेपर होता है उसके अंदर। तो ये विटामिन डी को हमारे पास क्या, प्रो हार्मोन का समूह का है। इसमें क्या मेनली दो प्रकार के आते हैं इस विटामिन डी के अंदर। एक हमारे पास आता है D2, जिसे बोला जाता है हमारे पास क्या है, एग्रोकैल्सीफेरोल। और एक विटामिन है D3, जिसे बोला जाता है हमारे पास है कोलेकैल्सीफेरोल है, कोलेकैल्सीफेरोल है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश और भोजन और अन्य पूरक पदार्थों से प्राप्त विटामिन के डी के निष्क्रिय होता है स्टार्टिंग में। अब शरीर में इसे सक्रिय करने के लिए कम से कम क्या है, दो हाइड्रोक्सिलेशन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। दो हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, प्रतिक्रिया की इसके अंदर रिएक्शंस की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज इंग्लिश में है। अब देखो शरीर को प्राप्त जो हो रखा है हमारे पास है, कैल्सिट्रॉल जो है वो विटामिन डी का सक्रिय रूप है। ये क्या हमारे पास है, विटामिन डी का सक्रिय रूप होता है, एक्टिव रूप है। और जब त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है ना, तो विटामिन ए का गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, मछलियों में विटामिन डी पाया जाता है। और महत्वपूर्ण बातें यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगी, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करता है। तभी तो अगर ये कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करेगा तो हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। क्यों, कैल्शियम हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक है। और इसके अभाव से क्या हो जाएगा, अगर विटामिन डी कम होगा, तो विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ क्या, कमज़ोर हो जाएगी और टूट भी सकती है। इसके अंदर देखें तो ये टूट भी सकती है।
आगे हम बात करते हैं, ये हमारे पास सेम एज इट इज़ क्या है, इंग्लिश में है। अब हम बात करें तो छोटे बच्चों में क्या है, जो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है उसे क्या रिकेटस बोलते हैं। और यही अगर क्या व्यस्क लोगों में हो जाए, यानी अडल्ट पर्सन में हो जाए, ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज़ कहा जाता है। और कभी-कभी हड्डियों में से कैल्शियम का निकल कर के चला जाना, यानी कैल्शियम की कमी आ जाना, उसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम बात करेंगे जिस दौरान एक्सोएंडोक्राइन में, जब एंडोक्राइन पढ़ रहे हो, पैराथायरॉमल हार्मोन पढ़ रहे होंगे, तो उस दौरान में हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा विटामिन डी जो हमारे पास कैंसर, तपेदिक जैसी बीमारियों से भी बचाने का कार्य करता था, यानी विटामिन डी कितना सहायक, आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये एक चीज़ और देखिए, ये रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले क्या, डेनमार्क के शोधकर्ताओं ने क्या है, विटामिन डी के बारे में बोला कि जो टी सेल्स होती है, टी सेल्स एक्चुअल में क्या होती है, हमारे रिकॉग्नाइज सेल के रूप में भी काम करती है। ये नेचुरल किलर सेल होती है ना। जिस दौरान टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो टी सेल का कार्य क्या होता है, कोई बाहरी एंटीजन या कोई बाहरी विषाणु या कोई हमारे पास जीवाणु वगैरह एंटर मारता है, तो उसकी पहचान करके किसको बताता है, नेचुरल किलर को मैसेज प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेल होती है, टी सेल जो होती है। ये क्या होती है, अगर एक्टिव ना हो तो बाहर से अटैक हो जाएगा, और हमारे पास जो क्या हमारी बॉडी, शरीर की आर्मी जो नेचुरल किलर सेल है, वो क्या किल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो टी सेल के मैसेज देने पे ही क्या करती है, अटैक करती है वायरस पे, बैक्टीरिया पे या सूक्ष्म जीवों पर। तो देखिए, इन शोधकर्ताओं ने बताया कि विटामिन डी की गतिविधि को बढ़ाता है। जो विटामिन डी है, टी कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाता है, यानी टी सेल की जो एक्टिविटी है उसको एक्टिव रखता है ज़्यादातर, और शरीर को बाह्य संक्रमण से बचाता है। ये बात हम बात कर ही चुके हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में इसका प्रमुख भूमिका है, यही मैंने बता दिया, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है और ये मैसेज प्रोवाइड करता है नेचुरल किलर को। अगर ये एक्टिवेट रहेगी और तेज़ी से काम करेगी तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारे पास नेचुरल किलर जैसे ही कोई वायरस वगैरह अटैक करता है तो उसे किल करने में बहुत ही जल्दी रहेगी। अगर विटामिन जो हमारे पास जो टी सेल है वो सक्रिय होना जो विटामिन डी पे निर्भर करता है। इन साइंटिस्ट की थ्योरी ने बताया है जो, ठीक है? तो जो क्या है हमारे पास विटामिन डी जब भी टी सेल क्या करती है, बाह्य संक्रमण का सामना करती है, तो विटामिन डी से क्या है, उपलब्धता के लिए एक संकेत भेजता है, ठीक है? तो कहने का मतलब विटामिन डी का हमारे पास इम्यूनिटी पावर सिस्टम में या हमारे पास प्रतिरक्षा प्रणाली सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। ये डेनमार्क के शोधकर्ताओं ने रिसेंटली कुछ ही टाइम, 1 डेढ़ साल पुरानी रिपोर्ट है, इसमें बताया है। ये सेम एज इट इज़ वही बात है, यहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे आप लोग। अब देखिए, अगर विटामिन डी का क्या हमारे पास है, एक्सेस हो जाए, अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए, तो देखिए हमने देखा कि विटामिन डी का कार्य क्या है, हमारे पास कैल्शियम को क्या है, कलेक्ट करने का काम है। अगर विटामिन डी ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होगा, स्टोन हो सकती है। कैसे, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होती है, कैसे जी, विटामिन डी ज़्यादा है, ज़्यादा कैल्शियम को वो क्या करेगा, वहाँ पर अब कलेक्ट कर लेगा, और ज़्यादा कैल्शियम होना भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम करेगी। किडनी के अंदर क्या हो सकती है, स्टोन हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? हार्ट वगैरह के अंदर भी जमा, प्लाक वगैरह जमा होकर के क्या है, ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर जमा होकर के भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम पहुंचा सकता है इस प्रकार से। और जब क्या है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी विटामिन डी की वजह से क्या, अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, ठीक है? और भी कई प्रकार के क्या है, बीमारियां हो जाती है, जैसे सर दर्द जैसे होना, इस प्रकार की। या फिर हमारे पास अमाशय के अंदर क्या है, कुछ अपसेट सा नजर आना, और इसके साथ में पैचेस वगैरह लगना, डायरिया जैसी चीज़ें हो सकती है। तो विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। बहुत ज़्यादा होने पर भी दिक्कत है, और कम होने पर रिकेटस जैसी, ऑस्टियोमलेशिया जैसी डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज़ होती है। और अधिक होने पर तो आप देख ही रहे हैं कि स्टोन तक भी बन सकता है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक भी जम सकता है। और क्या है, इससे कैल्शियम ज़्यादा होने से और क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा को बढ़ाता है। तो ये क्या हानिकारक भी है इतनी ही ज़्यादा। तो ये हिंदी वालों के लिए भी अतिरिक्त होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब रिकेटस के बारे में हमने वो जो बात की थी वही क्या है, हमारे पास सेम बात है। और ये देख सकते हैं इस प्रकार से क्या है, हड्डियाँ वीक हो जाती है। एक्चुअल में ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल सिचुएशन है। और यहाँ देखिए इस प्रकार से हड्डियाँ मुड़ चुकी है, यही रिकेटस की है, यही ऑस्टियोमलेशिया की है। कारण वही है, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेटस जो होता है ये क्या है, बच्चों में है, और ऑस्टियोमलेशिया जो क्या है, अडल्ट लोगों में होने से, परंतु किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी से ही। ये रिकेटस को हिंदी में दिया है, ऑस्टियोमलेशिया जिसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये सेम फोटो यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया की भी लगी है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। एक्चुअल में देखा जाए, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ग्लैमर विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन ई का अगर प्रयोग किया जाता है, अच्छे से प्रयोग किया जाए या इसका सेवन किया जाए अच्छे से, तो क्या होता है, चेहरे पे निखार आता है, ठीक है?
और क्या है, बांझपन समाप्त होता है, बांझपन जैसी बीमारियाँ नहीं होती है। और ग्लैमर विटामिन मतलब ये है कि चेहरे पे चिकनाहट होती है, कि चेहरे पे चमक पैदा करना, तो विटामिन ई जो है ये है। और जो विटामिन ई ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे सोया ऑयल है, पीनट ऑयल है, या ग्रीन वेजिटेबल्स या मिल्क के बारे में बात करें तो ये है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, विटामिन जो ई है डज नॉट डिस्ट्रॉय अप टू 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये एक ऐसा विटामिन है 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी क्या है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। विटामिन ई जो है ये है। अब हम बात करें तो इससे क्या डिजीज़ क्या होती है, अगर इसकी कमी होती है तो क्या बांझपन, महिलाओं में विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे क्या है यानी फर्टिलिटी सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे क्या बच्चा फर्टिलाइज नहीं होता है, और क्या बच्चे होने की समस्या पैदा होती है। तो इसका कारण भी क्या है, विटामिन ई ही है। आगे हम बात करें विटामिन के क्या है। विटामिन के, अब देखो आपको डी और के को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, इसके के बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, डी को भी अच्छा पढ़ा। इसके पीछे कारण है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। विटामिन के है, देखिए विटामिन के हमारे पास वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये काम क्या रहता है, हमारे पास रक्त का थक्का जमाने में यानी ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। और ब्लड क्लोटिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्या एक्टिविटी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर रक्त का थक्का न जमे तो चोट लगने के बाद इतना ब्लड बहेगा, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है। परंतु कभी कभी थक्का जमना भी जानलेवा हो सकता है, परंतु शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर। अगर बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाए तो वो हानिकारक है, और अगर शरीर के बाहर रक्त का थक्का न जमे तो हानिकारक है। और हम बात कर चुके हैं कि बॉडी के अंदर थक्का न जमने देता है वो एक एंजाइम होता है, हिपैरिन। हिपैरिन नामक एंजाइम बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। परंतु अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, इस प्रकार से हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन और विटामिन के, ये सब मिलकर के क्या है, बाहर रक्त का थक्का जमाते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और अगर ये ब्लड का थक्का अगर हम मस्तिष्क में जम जम जाए तो क्या पैरालिसिस जैसी डिजीज भी हो जाती है। अब हम बात करें विटामिन डी के कार्य, वही जो हमने बात की है कि विटामिन डी के द्वारा जो, सॉरी, विटामिन के कार्य है, इट्स माय मिस्टेक, विटामिन के कार्य है। लीवर में क्या विटामिन के द्वारा क्या कुछ प्रकार के प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन का पूर्ण संश्लेषण किया जाता है। अगर ये है कि आपने डाइजेशन सिस्टम चैप्टर पढ़ा है, तो डाइजेशन सिस्टम चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लीवर होता है, लीवर के अंदर हमारे पास क्या प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन जैसे हमारे पास क्या है एंजाइम्स क्या है यहाँ पर जो क्या है संश्लेषित और स्त्रावित होते हैं हमारे पास, ये हमने पढ़ा था। तो अब उनको करता कौन है, किसकी सहायता से, वो वहाँ पर जो संश्लेषित होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं, उसके कारण है विटामिन के। विटामिन के है वहाँ पर। और ये बात भी कर चुके हैं कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक है ये, ठीक है। और ये पूरी की पूरी ब्लड क्लोटिंग वाली बात ही कही गई है। अगर मैं इसको रफली बताना चाहूँ, इसको ब्लड क्लोटिंग के सीक्वेंस में, तो देखिए हमने ब्लड क्लोटिंग में ये पढ़ा था कि एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर प्लेटलेट्स होती है, उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। जैसे ही वो क्या है एयर कॉन्टैक्ट में आता है, तो एयर कॉन्टैक्ट, ब्लड की बात हो रही है, जैसे वो एयर चोट लगने पे एयर ब्लड बाहर आएगा तो एयर कॉन्टैक्ट में आता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है एक्टिवेट हो जाता है। और वो प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होता है हमारे पास है प्रोथ्रोम्बिन। तो उस प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक अनएक्टिव यानी अक्रिय हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है, वो क्या है उसे जो हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन आके उसे एक्टिव कर देता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या, थ्रोम्बिन यानी एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और थ्रोम्बिन बाद में क्या करता है, थ्रोम्बिन उसी प्लाज्मा के अंदर एक प्रेजेंट होता है हमारे पास है फिब्रिनोजेन। तो उसे फिब्रिनोजेन जो होता है उसको एक्टिव करके फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिन क्या एक्टिव एंजाइम है, वो वहाँ पर क्या लेयर बनानी शुरू कर देता है, जाल बनाना शुरू करता है, और जिसके अंदर क्या है डेड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी वगैरह आकर के फंस के ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, विटामिन के का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बात है, यही बोली गई है, पूरी की पूरी यही बात बोली गई है यहाँ पर। अगर ब्लड में अगर ये है कि विटामिन के की कमी होगी तो क्या है हमारे पास है जो रक्त का थक्का जमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये वही वाली बात कही गई इसमें। और देखें तो इसमें शरीर में क्या विटामिन के और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर जैसे देखा जाए कि हड्डियों के लिए भी आवश्यक है, कैल्शियम का अवशोषण करने में भी सहायक है, वृद्धावस्था में क्या है, यानी जब क्या है बुजुर्ग बन जाएंगे तब क्या हड्डियों की रक्षा करने के लिए भी सहायता है। और इसकी कमी से क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन के की कमी से पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, पाचन तंत्र के लिए भी सहायक है, उसकी क्रियाओं को चलते रहने के लिए, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को करने में भी क्या है सहायता प्रदान करता है।
अब हम बात करें तो कमी से प्रभाव क्या होगा? जो हम बात कर चुके हैं वही है, कमी से प्रभाव क्या होगा? विटामिन की कमी होगी तो चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जो कि रक्त बहेगा ज़्यादा और उससे क्या जानलेवा हो सकता है। और क्या हल्का-फुल्का जैसे हम ब्रुश वगैरह किया करें, जैसे कि अगर विटामिन के की कमी है तो हम ब्रुश कर रहे हैं, दांतों को हल्का-फुल्का क्या है खरोंच लेते हैं कभी-कभी, या नाक पे हल्का-फुल्का क्या है कोई निशान हो जाए तो उतने में क्या है ब्लड बहना शुरू हो जाएगा। हल्की-फुल्की चोटों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, टूटने का डर रहेगा और क्या बुढ़ापे में जाकर के हड्डियों की रक्षा करने के लिए कोई आवश्यक तत्व नहीं बचेगा, पाचन तंत्र भी प्रभावित होगा। तो ये सारे के सारे काम क्या है हमारे पास विटामिन जो हमारे पास के है इसकी कमी से होने वाले प्रभाव हैं ये। ठीक है, ये विटामिन के प्रभाव थे। अब हम बात करते हैं इसके विटामिन के प्राप्ति के साधन क्या है? विटामिन के साधनों के अनुसार अगर हम देखें तो 2 भागों में बाँटा गया के 1 और के 2। जो के 1 होता है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं और के 2 जो होता है वो एनिमल से प्राप्त करते हैं। देखिए के 1 और के 2 2 प्रकार के के विटामिन के को 2 भागों में बाँटा के 1 और के 2। के 1 जो होता है हम प्लांट से प्राप्त करते हैं और के 2 को हम क्या करते हैं एनिमल से। जैसे देखें तो ये देखो हमारे पास क्या है प्लांट से किस-किस से प्राप्त करते हैं? गहरे हरे रंग की जो भजिया वगैरह होती है, सरसों की भजिया वगैरह होती है, गोभी जैसे होती है, केला है, इन सब चीज़ों से फूल गोभी है, इनसे पालक शलजम इन सब से क्या करते हैं हम लोग जो विटामिन के 1 जो हमने डिवाइड किया वो इन वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और वहीं अगर हमारे पास बात की जाए पशुओं से तो विटामिन के 2 हमने जो देखा था वो क्या है मांस मछली पोल्ट्री में मछली के यकृत के तेल वगैरह से दूध से दही से ठीक है इन सब से क्या है इन सब से प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण बात देखिए अनाज से ये बहुत कम कम मात्रा में मिलता है विटामिन के, परंतु विटामिन के शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा भी बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर कभी आ जाए कि विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में बैक्टीरिया करते हैं या नहीं, जी बिल्कुल करते हैं और अनाज से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और कमी से क्या है, वही हमारे पास कमी से क्या थक्का बनने की क्रिया में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमने यहाँ तक क्या है पढ़ा था जो अपने पास है ये न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 3 हमने क्या है वसा में जो हमारे पास घुलनशील विटामिन्स थे जो कि हमारे पास विटामिन ए, डी, ई, के इन चारों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ।